Welcome students, welcome to the e-learning session of accountancy. We have come to the last part of retirement chapter. Okay, so I am going to discuss a comprehensive illustration today, and that will be the end of this chapter. You will practice other sums from your book, whatever books you are referring to, and then if you have any problem, we can discuss that again. But from my side, this chapter will be over, okay, after this sum, and then we'll move on to death of the partner. Okay, so let's begin. This board is quite small, so I have to write the illustration first, okay, and that is also in two parts, and then we will discuss the solution. So everything is given in your notes. You will not face any problem. Okay, so if you have any problem in watching the board, if you cannot see anything, everything is present in your notes. Okay, so no need to panic. Please concentrate on the board, and more than that, you have to listen to what I'm saying. Okay, so let's begin. A, B, C were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. ठीक है, A, B, C तीन पार्टनर्स हैं और इन लोग 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं. Their balance sheet as at 31st March 2019 is given. ठीक है, लेट्स सी क्या है बैलेंस शीट में. लायबिलिटी साइड में देखते हैं. फर्स्ट कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है तीनों पार्टनर का A, B, C 40,000, 20,000, 10,000. ठीक है, रेस्पेक्टिवली. Then sundry creditors. Okay, and the capital account total is 70,000. You can see in your notes also, everything is given. Sundry creditors 27,000. Bills payable 18,000. Contingency reserve 12,000. And profit and loss account 6,000. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग छोटे छोटे इलस्ट्रेशन में. इसलिए अब आप ये नहीं पूछ सकते कि मैम कंटीजेंसी रिजर्व क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने कंटीजेंसी रिजर्व पे भी डिस्कशन किया हुआ है. ठीक है, तो बिफोर आस्किंग मी कि मैम ये क्या है, आप पहले पुराने वीडियोस अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद मुझसे पूछिएगा. ठीक है, बिकॉज आई विल नॉट डिस्कस समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन अ वीडियो प्रॉपरली. ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है ना, टाइम का वेस्टेज है. हाँ, अगर वीडियो के बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो मैं डिस्कस करूँ. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द एसेट साइड. कैश इन हैंड 2,000, कैश एट बैंक 250, sundry debtors 20,000, stock 11,800, land and building 50,000, plant and machinery 24,000, loose tools 5,750, furniture and fixtures 8,200, trademarks 2,000, and advertisement suspense 9,000. The total of the balance sheet is 1,33,000 on both sides. You know that balance sheet has to tally on both sides. Okay, now advertisement suspense account और contingency reserve account, यही दो पॉइंट है जहाँ पे आप पूछ सकते हो कि ये क्या है. लेकिन ये क्या है, ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो पहले वो वीडियो देख के ठीक से देख के तब इस वीडियो को फिर से देखिए. ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है. ये आप मुझे बताएंगे कि लायबिलिटी साइड में लिखा होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको पहले से मालूम है. ठीक है, अगर वो एसेट साइड में होता है तो उसका क्या मतलब है, और लायबिलिटी साइड में है तो उसका क्या मतलब है. नाउ द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट येट. आई हैव टू रब दिस पोर्शन एंड आई हैव टू राइट द बैलेंस पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन. आपके पास सब चीज कॉपी में है ना, नोट्स में है, तो आप उसको अपने सामने रखिए और बैलेंस पोर्शन में के बाद मैं फिर आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस करती हूँ. we will discuss the balance portion of the problem first. Okay, बैलेंस शीट हम लोग ने डिस्कस की अभी, और बैलेंस शीट में जो भी डिटेल्स था एज ऑन 31st March 2019 की बैलेंस शीट थी. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैलेंस पोर्शन ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में. ऑन द सेम डेट बी रिटायर्ड एंड द फॉलोइंग टर्म्स वेर अग्रीड अपॉन. मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी रिटायरमेंट होता है या कुछ भी होता है पार्टनरशिप में, हर चीज अग्रीमेंट के बेसिस पे होती है ना. तो जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो भी एक अग्रीमेंट बन रहा है. किस चीज का एग्रीमेंट हो रहा है? एग्रीमेंट हो रहा है कि किस तरह से अकाउंट्स को एडजस्ट किया जाएगा और बी को पेमेंट दिया जाएगा. ओके, तो रिटायरिंग पार्टनर यहाँ पे बी है, तो बी को क्या देना है फर्म को, उसका पूरा एडजस्टमेंट अग्रीमेंट के बेसिस पे होगा. ठीक है, और बी किस दिन रिटायर हो रहा है,
जिस दिन बैलेंस शीट बनी थी 31 मार्च 2019 को। ठीक है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो दिया है हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन, गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹12,000। मैंने आपको बताया है कि गुडविल जो है बुक्स में जो दिखी रहती है, जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर होती रहती है, वो हम लोग को राइट ऑफ करनी रहती है। ठीक है, और एक गुडविल हम लोग वैल्यू करते हैं, यानी कि फर्म जो है वो वैल्यू करती है जिस समय पार्टनर रिटायर होता है। ठीक है, तो ये वाली कौन सी गुडविल है? ये गुडविल बुक्स वाली नहीं है, ये गुडविल वैल्यूड गुडविल है, जो हम लोग रिटायरमेंट के टाइम में वैल्यू कर रहे हैं, है ना, गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसके बेसिस पे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर डिसाइड होगा। तो गुडविल की वैल्यू कितनी निकली है? 12,000। सेकेंड इज प्लांट एंड मशीनरी एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 20% लेस देन देयर बुक वैल्यू। ठीक है, रिवैल्यूएशन का आइटम है ये, आपको पता है ना, रिवैल्यूएशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाते हैं जो इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो प्लांट एंड मशीनरी और लूज टूल्स जो है 20% लेस देन देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखाई जा रही है प्लांट मशीनरी की और लूज टूल्स की, उससे 20% क्या हो रहा है? आर टू बी वैल्यूड एट 20% लेस देन, मतलब डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या करना है वो हम लोग अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो देखेंगे। थर्ड पॉइंट इज लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डिक्रीज टू ₹40,000। लैंड एंड बिल्डिंग जो है डिक्रीज हो रही है टू ₹40,000, मतलब वो डिक्रीज होके 40,000 हो जा रही है। तो कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रही है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले कितनी थी और अभी 40,000 हो गई है, तो अमाउंट कितना हुआ है डिक्रीज का वो हम लोग को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या था? 20% लेस देन, ऑलरेडी बता रहे कि 20% से घट रहा है। यहाँ पे कितने परसेंट से घट रहा है ये नहीं पता। यहाँ पे जो ओरिजिनल बुक वैल्यू है उससे घट के फाइनल अमाउंट जो है 40,000 हो गया। ठीक है, फोर्थ इज फर्नीचर एंड फिक्चर्स टू बी एप्रिशिएटेड बाई 15% एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹620। ठीक है, तो फर्नीचर जो है, फिक्चर्स जो है वो एप्रिशिएट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वैल्यू बाई 15%, 15% से बढ़ रही है। जो बुक वैल्यू थी उससे 15% बढ़ा के दिखाना है। और सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो रिड्यूस होने वाला है बाई 620, ₹620 से घटना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिफ्थ पॉइंट, ₹1,300 to be paid to B immediately and the balance to be transferred to B's loan account and the interest to be calculated at 6% per annum। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि जो पार्टनर का पेमेंट होता है, रिटायरिंग पार्टनर का जो पेमेंट होता है वो दो तरीके से होता है, या तो पूरा का पूरा अमाउंट कैश में या चेक में, जैसे भी, वो इमीडिएटली हो जाता है ना, और या फिर पूरा का पूरा अमाउंट जो है लोन में चला जाता है, उस पार्टनर का लोन बन जाता है फर्म में और हम लोग लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको जो देना है वो उसका लोन बना के दिखा देते हैं और उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तब तक जब तक कि लोन जो है पूरी तरह से फर्म पे नहीं कर देती। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि पार्टली कैश पेमेंट एंड पार्टली लोन भी होता है, ये वही वाला सम है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ पोर्शन, यानी जो भी अभी हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि बी को कितना देना है, तो बी को जो भी देना है उसमें से ₹1,300 जो है वो कैश में पे हो रही इमीडिएटली। ठीक है, बी को कौन दे रहा है? फर्म दे रही है, और जो बैलेंस अमाउंट बचता है जो कि फर्म नहीं दे पा रही है इमीडिएटली, वो फर्म क्या कर रही है? उस अमाउंट को बी का लोन अकाउंट क्रिएट करके उसमें दिखा रही है। ठीक है, जिससे कितना परसेंट इंटरेस्ट देगी फर्म? 6%। ठीक है, अब सम में पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज रिक्वायर्ड? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2019। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट, वी विल डू द सॉल्यूशन नाउ। स्टूडेंट्स, I don't have the question with me right now। ठीक है, I had to rub it। मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी पार्ट में कर दिया है। ठीक है, 3 चीजें हम लोग को बनानी थी, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था और लास्ट में बैलेंस शीट बनाना। ठीक है ना, तो स्पेस कम होने की वजह से मैंने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया है। लेट्स बिगिन। ओके, नाउ वन थिंग आई वांट टू मेक इट क्लियर, इस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ वही आइटम्स आते हैं बैलेंस शीट के जिनमें रीवैल्यूएशन हो रहा है, जिनमें चेंज आ रहा है ना, वैल्यू में चेंज आ रहा है, चाहे वो एसेट हो या लायबिलिटी हो। सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी बैलेंस शीट से उठा के हम लोग इसमें नहीं डालते हैं,
ठीक है, बैलेंस शीट अलग होती है जिसमें सारे एसेट सारे लायबिलिटीज दिखाए जाते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट अ बैलेंस शीट, इट इज ओनली it is a revaluation account. That means only those items are shown which undergo change. Okay, so let's begin. सबसे पहले आपने देखा होगा कि प्लांट एंड मशीनरी इज बीइंग डिक्रीज्ड बाय 20%, है ना. जब भी कोई एसेट, मैंने बार बार एक चीज पे फोकस किया, आपको डेबिट और क्रेडिट देखना है ना. एसेट जो है वो क्या होता है, उसका बैलेंस डेबिट होता है. ठीक है, जब भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए, इसलिए एसेट डेबिट होगा. जब भी एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट होगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल बैलेंस डेबिट होता है. ठीक है, और उसी तरह से एसेट अगर घटता है, एसेट कम होता है, तो ऑपोजिट होगा, तो एसेट का बैलेंस डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो रहा है ना, डेबिट क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है, तो क्रेडिट क्यों हो रहा है, सिंपल लॉजिक है जो मैंने बताया कि प्लांट एंड मशीनरी आप क्वेश्चन में देखिए कि 20% से डिक्रीज हो रहा है ना. तो व्हेन इट इज डिक्रीजिंग, उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. मैंने ये 20% ये लिखा है क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन सामने नहीं है ना. तो आपके पास है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में. यू डोंट हैव टू राइट दिस 20% एंड ऑल दैट. आपको सिर्फ टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिखना है. ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. तो 20% से घट रहा है. ठीक है, तो जो भी अमाउंट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे 20% कम हो रहा है. बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट को हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं ना, तो बैलेंस शीट वैल्यू से 20% आप डिक्रीज करेंगे तो इट विल कम टू 4800. ठीक है, तो दिस 4800 से प्लांट एंड मशीनरी कम हो रहा है. 4800 इज नॉट द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. Okay, it is the change in the value of plant and machinery. तो 4800 से वो कम हो रहा है, 4800 हो नहीं रहा है वो. ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू, बुक वैल्यू बैलेंस शीट में दी हुई है, उससे वो 20% घट रहा है. वो 20% है 4800. Am I clear? Similarly, लूज टूल्स भी 20% डिक्रीज हो रहा है. तो वही लॉजिक से लूज टूल्स भी क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि लूज टूल्स भी एसेट होता है ना. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लूज टूल्स by 20% it is decreasing. तो जो अमाउंट से वो डिक्रीज हो रहा है वो है 1150. ठीक है, एंड ऑल्सो लैंड एंड बिल्डिंग इज डिक्रीजिंग. लैंड एंड बिल्डिंग इज डिक्रीजिंग. सो एंड द अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ओके, द फाइनल अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 40,000. इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन. ठीक है, तो बोला जा रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन के बाद 40,000 हो रहा है. ठीक है, तो जब वो 40,000 हो रहा है तो डिक्रीज होने के बाद वो 40,000 का फाइनल वैल्यू है ना. और उसमें आपको बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है. दैट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग बाय हाउ मच, इट इज डिक्रीजिंग बाय 10,000. हम लोग को यहाँ 40,000 नहीं दिखाना है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. आपको यहाँ फाइनल वैल्यू नहीं दिखानी है कि कितना अमाउंट हो गया. आपको क्या दिखाना है, कितने से चेंज हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, कितने से हुआ. ठीक है, तो 10,000 से चेंज हुआ है तो 10,000 हम लोग दिखा रहे हैं. और डिक्रीज होने से एसेट क्रेडिट होता है. ठीक है, तो जितने भी एसेट डिक्रीज हो रहे हैं हम लोग उनको क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द क्रेडिट साइड. लुक एट दिस. द फर्स्ट आइटम इज फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. अब यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है. ठीक है, और डेबिट क्या हो रहा है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट. ओके, ना फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को मैंने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है इंक्रीज हो रहा है. आप अपने क्वेश्चन में देखिए कितने परसेंट से, 15% से. ठीक है, तो वो 15% से जब इंक्रीज हो रहा है तो अगेन लॉजिक क्या है कि एसेट है ना. और एसेट जब भी, एसेट की वैल्यू, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है. जब भी एसेट बढ़ेगा तो वो इंक्रीज होगा, तो वो डेबिट होता जाएगा. और जब भी एसेट डिक्रीज होगा तो एसेट क्रेडिट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसेट क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, और वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो एसेट डेबिट होता है. ठीक है, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर इंक्रीज हो रहा है कितने से, 15% से. ठीक है, तो ये 15% का वैल्यू आ रहा है 1230. दैट मीन्स 1230. इस अमाउंट से फर्नीचर एंड फिक्सचर इंक्रीज हो रहा है. सो व्हाट इज द एंट्री वी आर पासिंग हियर, वी आर पासिंग
फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर एंड फिक्सचर डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड. एम आई क्लियर? नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सेकेंड आइटम, दैट इज द क्रेडिटर्स. ठीक है, क्रेडिटर्स में क्या है, देखिए आपको सब में साफ साफ बोला गया कि क्रेडिटर्स आर डिक्रीजिंग बाई 620. आपको सीधा डिक्रीज का अमाउंट दे दिया गया, आपको कोई परसेंटेज नहीं दी गई है. तो डिक्रीज का अमाउंट कितना है 620. और अगेन अब क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, है ना, उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है. तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट ही होगी, वो बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी. उसी तरह से लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो लायबिलिटी डेबिट होती है. वही लॉजिक है जो एसेट में हम लोग लगाते हैं. ठीक है, एसेट और लायबिलिटी का, डेबिट और क्रेडिट का फर्क है. जब एसेट इंक्रीज होता है तो एसेट डेबिट होता है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो एसेट क्रेडिट होता है. सिमिलरली जस्ट ऑपोजिट हैपेंस इन केस ऑफ लायबिलिटीज. लायबिलिटी में क्या है, जब लायबिलिटी का ओरिजिनल बैलेंस तो क्रेडिट होता है, जब वो इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, और जब डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी. ठीक है, तो यहाँ क्रेडिटर्स क्या कर रहे हैं, हम लोग डेबिट कर रहे हैं. क्यों डेबिट कर रहे हैं, बिकॉज क्रेडिटर्स आर डिक्रीजिंग बाय 620. ठीक है, तो एंट्री क्या पास हुई थी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 620 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 620. ठीक है, अब ये जो यहां तक हमारा जो सम है, आई होप इट इज विजिबल टू यू. इवन इफ इट इज नॉट विजिबल टू यू ऑन बोर्ड, आपके पास कॉपी में होगा, नोट्स में होगा, है ना, तो आप देख सकते हो कि यहां तक जो है हमारा सम. ठीक है, इसके बाद वी विल कैलकुलेट द लॉस और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. ठीक है, क्योंकि और कोई आइटम में कोई चेंज नहीं है, ट्रेडमार्क ये सब में कोई चेंज नहीं है, तो उसको रिवैल्यूएशन में हम लोग नहीं लेकर आएंगे. ठीक है, नाउ after calculating both sides, debit and credit, I found that there is a loss. There is a loss, है ना. डेबिट साइड जो है वो ज्यादा है क्रेडिट साइड से. तो जब डेबिट साइड ज्यादा होता है क्रेडिट साइड से तो क्या होता है, इट इज अ लॉस. अब लॉस क्या है, आपको मैंने बार बार बताया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब रिटायरमेंट के टाइम में बनता है तो उसका प्रॉफिट और लॉस किसके बीच में शेयर होता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस ऑल द पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है, इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर, इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर. व्हाई, बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर ने भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया है ना. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये कौन से पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस है, ये उस पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस है जिस पीरियड में रिटायरिंग पार्टनर भी पार्टनर था, है ना. उसने भी पूरी मेहनत की थी बिजनेस को यहाँ तक पहुंचाने में. तो जब उसने मेहनत की थी यहाँ तक पहुंचाने में, तो ये जो वैल्यूएशन हो रहा है उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन है. प्रॉफिट होगा तो भी वो शेयर करेगा, लॉस होगा तो भी वो शेयर करेगा. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एडमिशन. एडमिशन में क्या होता है, एक नया पार्टनर आता रहता है ना. तो उस समय जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो उसमें नए पार्टनर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. तो रिवैल्यूएशन के टाइम में, एडमिशन के टाइम में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कौन शेयर करता है, सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, आई मीन द ओल्ड पार्टनर्स, है ना, जो पुराने पार्टनर्स है वो शेयर करते हैं. जो नया पार्टनर आ रहा है उसका उसमें कोई योगदान नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो शेयर नहीं करेगा, ना वो लॉस में शेयर करेगा ना वो प्रॉफिट में. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है वो नया पार्टनर नहीं है, वो तो पुराना ही है ना, और उसने भी पूरा हेल्प किया है इस बिजनेस को यहाँ तक पहुंचाने में. तो इस बिजनेस का जो भी फायदा या नुकसान है दोनों में वो पूरा जितना भी रेशियो में शेयर हो रहा है उस रेशियो में वो अभी भी शेयर करेगा. ठीक है, ऑब्वियसली आफ्टर रिटायरमेंट उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक वो रिटायर नहीं हो रहा है तब तक सब मिलेगा. और अभी तो वो रिटायर हो रहा है ना, तो अभी इस पोजीशन में ही इज गोइंग टू शेयर. ठीक है, तो क्या मिल रहा है उसको, यहाँ पे हम लोग ने देखा कि लॉस हो रहा है फर्म को. ठीक है, जब फर्म को लॉस हो रहा है तो लॉस भी वो शेयर करेगा. लॉस, टोटल लॉस इज ऑफ 14,100. ठीक है, 14,100 दैट इज बीइंग शेयर्ड इन द ओल्ड कैपिटल रेशियो. ओल्ड, ठीक है, नया नहीं, क्योंकि यहाँ तीनों पार्टनर है पुराने वाले. तो ए बी सी, बी रिटायर हो रहा है लेकिन अभी यहाँ पे शेयर कर रहा है, तो ए बी सी को ओल्ड कैपिटल रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सॉरी, वो लोग शेयर कर रहे हैं इस लॉस को. ठीक है, so this is our sum. I hope it is clear to you. The total of revaluation account is coming to 15,950. Okay, next we are going to make partners capital account.